हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन हिस्ट्री बाई लौकेश। तो देखिए, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आज आपके लिए स्पेशल ऐसे 8 क्वेश्चन बनाए हैं और देखिए, आप तुलना कीजिए अपने अध्ययन की कि आप उनमें से कितने सवालों का जवाब दे पाते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। नंबर 1 सवाल, और वो है एकमात्र राज्य भारत का, एकमात्र राज्य भारत का जो तीन ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। पहला सवाल, एकमात्र राज्य भारत का जो तीन ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से घिरा हुआ है। आप सोचिए, अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो मैं आपको बताता हूं, और वो है हमारा त्रिपुरा। यानी कि जो हमारा ये जो भाग है, ये है त्रिपुरा, और ये बांग्लादेश से इधर से और यहां से, इन तीन ओरों से घिरा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। नंबर 2, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? अर्थात जब गौतम बुद्ध गृह त्याग करते हैं 29 वर्ष की आयु में, तो वो उस समय जब निकले थे घर से तो अपने सारथी और घोड़े को लेकर निकले थे। तो जो सारथी था, जिसको चन्ना भी कहते हैं, कहीं किताबों में छंदक भी है लिखा हुआ, तो वो जिस घोड़े को लेकर गए थे उसका नाम क्या है? सोचिए, और मैं आपको यहां बता देता हूं, उसका नाम था कंथक। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा सवाल हमारा हो गया। तीसरा सवाल जो थोड़ा कठिन होगा, अगर आपने इतिहास को पढ़ा है तो ही इसका आप जवाब दे पाएंगे। एक मानव था और उसका नाम था पीकिंग मानव। पीकिंग मानव, अगर आपने मानव के विकास क्रम को पढ़ा है कि आज मानव के विकास क्रम का जो 7वां चरण चल रहा है, यानी कि मानव ने विकास क्रम के कौन से 7, यानी जो पहला जो नाम था मानव के विकास क्रम का, यानी जो हमारा आदि पूर्वज था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये पहला था। उसके बाद था होमो हैबिलस, उसके बाद था हिडनबर्ग, उसके बाद था होमो इरेक्टस, उसके बाद था निएंडरपल, उसके बाद था क्रोमैग्नॉन, और जो अब जो चल रहा है 7वां जो हमारा चल रहा है वो है होमो सेपियंस। मानव के विकास क्रम के जो 7 चरण है वो मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिए। नंबर 1 ऑस्ट्रेलोपिथेकस, नंबर 2 होमो हैबिलस, नंबर 3 हिडनबर्ग, नंबर 4 होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरपल, क्रोमैग्नॉन, और अब हम जो हैं, हमारा जो ये स्वरूप है इसका वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो होमोसेपियंस, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो मानव था पीकिंग मानव, अर्थात चीन की जो राजधानी है बीजिंग, इसका प्राचीन नाम पीकिंग था। तो ये पीकिंग मानव इनमें से कौन सी शाखा में है? इसकी शाखा का है, या इस दूसरे नंबर की का है, या तीसरे नंबर, या चौथे, या 5वें, 6ठे, या 7वें? तो ये मानव है, इनमें से कौन से विकास क्रम से जुड़ा हुआ है? ये मेरा आपको सवाल है। अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाए हैं, नहीं जानते, तो मैं आपको बता देता हूं। चौथे क्रम का होमो इरेक्टस, अर्थात इसकी 2 शाखाएं थी, एक को जावा कहते थे
और एक को पीकिंग कहते थे। जावा इंडोनेशिया में, यानी जो आपने एक द्वीप पढ़ा है जावा अर्थात सुमात्रा के पास, और एक पीकिंग था यानी वो मानव जो पीकिंग में रहता था, जिसका वर्तमान में नाम उसका उस राजधानी जो चीन की है उसका नाम बीजिंग है। ठीक है स्टूडेंट, इसकी दो शाखाएं थी, एक जावा और एक पीकिंग। अगले सवाल की ओर चलते हैं, 3 सवाल हो गए हमारे। और बताइए, तीसरा हो गया, मैं चौथा लिख रहा हूं यहां, पृथ्वी के वायुमंडल में कितने मीटर ऊपर हिमरेखा है, अर्थात वो कौन सा स्थान है या कौन सी जगह पे है जहां जाके पानी बर्फ में बदल जाता है, उसकी ऊंचाई हमको बतानी है, चाहे मीटर में बताएं या किलोमीटर में बताएं। उस हिमरेखा की ऊंचाई आपको बतानी है, कितने मीटर ऊंचाई पे अपने धरातल से वो है। सोचिए, अगर आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो मैं आपके सामने हम लिख रहा हूं 4400 मीटर। अर्थात हम पृथ्वी से अगर 4400 मीटर ऊपर जाएंगे तो एक ऐसा स्थान आएगा जहां पानी बिल्कुल बर्फ के रूप में जमा रहता है, जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं। हिमालय पर्वत में ऐसे बहुत से स्थल हैं, बहुत सी उसकी ऐसी शाखाएं हैं जहां वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, और वहीं से जब गर्मियों में उनको जब पानी मिलता है, सूर्य की किरणें से जब ऊर्जा मिलती है, तो वही पानी यानी नदियों के रूप में पिघल कर या आप कह लो निकल के चला जाता है, वहीं से वो सोर्स है उन नदियों का। आगे चलते हैं, 5वां हमारा सवाल, गंगा नदी में जो बहाव है, गंगा नदी में जो बहाव है सबसे ज्यादा कब रहता है? ठीक है, गंगा नदी में जो बहाव है वो सबसे ज्यादा कब रहता है? आपको यहां जवाब देना है, गर्मियों में, सर्दियों में या बरसात में। निश्चित आपका जवाब बरसात होगा, लेकिन यहां ध्यान रखना, बरसात से पहले जो मौसम आता है गर्मियों का, वो मौसम ऐसा होता है कि जिसमें गंगा नदी का बहाव बहुत ज्यादा रहता है। अर्थात जब गर्मियों के कारण जब ऊपर ग्लेशियरों से जो बर्फ पिघलती है तो वो पानी के रूप में धरती पर आती है, इन नदियों के सोर्स के रूप में। तो उस समय आप ध्यान रखना, अर्थात यहां ध्यान रखना है आपको कौन से मौसम में, गर्मी में। आगे चलते हैं, ये हमारे 5 सवाल हो गए। अब सवाल हम और लेते हैं, और बताइए 6ठा सवाल, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? ठीक है स्टूडेंट, एशिया महाद्वीप, और इस एशिया महाद्वीप में ऐसा कौन सा देश है जो चारों तरफ से धरातल से घिरा हुआ है, लेकिन सबसे छोटा देश हमको बताना है। अगर आप जानते हैं तो उसका जवाब दे देंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूं। जो लैंडलॉक देश है एशिया में, उनमें एक लाओस है, एक भूटान है, एक नेपाल है, ठीक है, एक अफगानिस्तान है, एक कजाकिस्तान है, लेकिन हमको बताना है सबसे छोटा लैंडलॉक देश जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ है। ठीक है ना उस कोई नदी, ना कोई सागर, ना महासागर, कहीं से भी उसकी सीमाएं नहीं लगती हैं। तो ध्यान रखना वो देश है भूटान। ठीक है स्टूडेंट, जिसका क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है। अगले 7वें सवाल की ओर चलते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि जो मैं सवाल बता रहा हूं, कोई भी सवाल रीट की परीक्षा में आ सकता है। महत्वपूर्ण ये सवाल हैं, इनको आप ऐसा ना समझें कि भाई नॉर्मली हम वैसे सवाल ले लेते हैं। ये एग्जाम में आए हुए सवाल है, वो मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां, ये ध्यान रखना है। अगला, प्रायद्वीप भारत की एकमात्र नदी
जो वर्ष भर बहती है। भाई वर्ष भर तो हिमालय की नदियां बहती हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ किसकी बता रहा हूं, प्रायद्वीपीय भारत की। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो तो मौसम पे आधारित है, चाहे कृष्णा हो, गोदावरी हो, महानदी हो, ठीक है ना, कावेरी हो, चाहे कोई भी हो, स्वर्ण रेखा हो, ब्राह्मणी हो, लेकिन इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो लगातार वर्ष भर बहती रहती है? और आप यहाँ ध्यान रखना, वो नदी है कावेरी, जो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक से निकलने के बाद तमिलनाडु में जाती है। उससे पहले तमिलनाडु के तट पर एक डेल्टा बनाती है। डेल्टा इसका मतलब होता है कि जब नदी समुद्र में गिरती है उससे पहले उसकी धारा कई भागों में बट जाती है, कई भागों में, और वहां जो मिट्टी आती है वो एक ऐसा स्वरूप ले लेती है कि वो मिट्टी वाला भाग ऊंचा हो जाता है और धाराएं उसके बगल से निकल जाती हैं, वो एक डेल्टा का स्वरूप ले लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप समझेंगे, अगर इसको समझना चाहते हैं तो देखिए, ये दक्षिण भारत है और यहाँ केरल है और यहाँ ये कर्नाटक है और यहाँ ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु, ये केरल, ये कर्नाटक। तो यहाँ से वो निकलती है और वो निकलकर ऐसे चली जाती है। अब कारण क्या है? बरसात में जो मानसूनी जो वर्षा होती है हमारे यहाँ अरब सागर से होती है, उस समय इसका बहाव रहता है, लेकिन जब सर्दियों के मौसम में ये जो मानसूनी हवाएं आती हैं उत्तर पूर्वी, इन मानसूनी हवाओं का कारण यानी सबसे ज्यादा या जो टकराती है वो इस तमिलनाडु के यहाँ तट पर, यहाँ से। अब इनका जो टकराव यहाँ होता है, इसलिए इस नदी को सर्दियों के मौसम में भी यहाँ पानी मिलता है। क्यों? उत्तर पूर्वी जब हवाएं आएंगी बंगाल की खाड़ी के ऊपर से तो उनमें नमी की मात्रा होगी और जब वो यहाँ टकराती है तो बारिश होती है, इसलिए ऐसी नदी कहलाती है जो वर्ष भर बहती है। और इसी नदी का क्षेत्र जिसको हम दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहते हैं, इसी नदी का क्षेत्र, और इसको हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, लेकिन बूढ़ी गंगा हम कहते हैं गोदावरी को, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अपने अगले सवाल के लिए। और वो सवाल है अपना 8वां, भारत के कौन से समुद्र तट से ऊंचाई नापी जाती है? अब सुनिए आप, ज्यादातर हम कहीं लिखा हुआ देखते हैं, चाहे हम रेलवे स्टेशनों पर देखें, चाहे हम किसी दुर्ग किले पर जाते हैं तो वहां लिखा होता है कि समुद्र तल से इतने मीटर ऊंचाई है। तो मेरा कहना का मतलब आपसे ये है, हर देश का अपने ऊंचाई नापने का एक स्थान होता है और वो स्थान सबने चुन रखा है समुद्र को। अब हमारे अरब सागर भी एक तरफ, हिंद महासागर भी एक तरफ और बंगाल की खाड़ी भी एक तरफ, तो हमारा ऐसा कौन सा समुद्र है और वो किस तट पे है वो स्थान जहां से हमारे सभी स्थानों की यानी भारत के जितने भी हैं उनकी माफी चाहता हूं, उनकी औसत ऊंचाई नापी जाती है। बताइए वो स्थान कौन सा है और किस राज्य में है और वो समुद्री तट किस नाम से है? सोचिए आप। और चलिए मैं आपको बता देता हूं, और वो है अपना चेन्नई तट। ठीक है ना, चेन्नई के तट से भारत की हर स्थान की ऊंचाई को नापा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए ये सवाल है मेरे आपके लिए 8। आपने अगर इसमें से 5 या 6 सवाल भी हल किए हैं तो निश्चित मानिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है। और अगर आपने सवाल हल नहीं किए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्हीं टॉपिकों को आप खोलिए और इनको देखिए। मैं ऐसे ही आपसे हर रोज 5 से 7 सवाल या 10 सवाल पूछता रहूंगा। ठीक है स्टूडेंट।